और मेंस में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको सिलेबस की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जैसे आप देखेंगे, कल हमने एक टॉपिक किया था नेचुरल वेजिटेशन का, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, ड्रॉट, ठीक है, हैजार्ड, ये सब देख रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ज्योग्राफी के। इसके अलावा आप देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हैं। देखो यहां भी अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, एटमॉस्फेयर, यानी इन्होंने ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर को कवर अप किया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया था मैंने आप लोग को। देखेंगे कन्वेंशन, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आप देखोगे, इन्वायरमेंटल इश्यू देखोगे, क्लीन ग्रीन एनर्जी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा। ये सारे टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखोगे इसमें इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे ही इसमें कवर अप कर रखे हैं एग्जामिनर ने। अब देखो इसमें देखा है इन्वायरमेंट का टॉपिक है। अब देखो यहां लिखा है ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड, लेकिन टॉपिक दे रखा है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट ऑफ नेचर देखेगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, देख रहे हैं, WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर, साइट्स, ये सारे टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ताकि मेंस में आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सके। यानी आप लोगों ने देख लिया कि ज्योग्राफी हो चाहे इन्वायरमेंट हो, इसके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को एग्जामिनर ने कवर अप कर रखा है। चाहे इकोलॉजी हो, ठीक है, इकोसिस्टम हो, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो, बायोडायवर्सिटी हो, इन सीटू एक्स सीटू हो, ये सारे पॉइंट को इसमें कवर अप कर रखा है। तो यहां पर आज की डेमो क्लास में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इस पर मेंस में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसकी मेन कॉज क्या है? क्योंकि रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा जो हिमालयन स्टेट है उसमें अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंट आना। तो अर्थक्वेक के कॉज क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं, इंपैक्ट क्या होते हैं, इसको हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। ठीक है, देखते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्या होता है? जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, ध्यान रखेंगे, जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, उस लिथोस्फेरिक प्लेट में जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। दैट मीन्स अर्थ क्रस्ट लिथोस्फेरिक प्लेट मूवमेंट, दिस मूवमेंट to start vibration on the earth surface, that vibration is called earthquake। यानी हमारे अर्थ सरफेस पे जो भी वाइब्रेशन होता है उसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब आता है अर्थक्वेक में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो अर्थक्वेक जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपोसेंटर। दैट मीन्स जो अर्थक्वेक का स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस या हाइपोसेंटर। और हाइपोसेंटर के जस्ट एबव क्या होता है? एपीसेंटर। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुटअप कर सकता है एग्जामिनर, के फोकस के जस्ट ऊपर है क्या? एपीसेंटर। अगर अर्थक्वेक, व्हेन अर्थक्वेक are coming to maximum damage in which of center? Center A, B, C, D and E। तो क्वेश्चन यह है कि जब अर्थक्वेक आएगा उस समय मैक्सिमम डैमेज
किस पॉइंट पर होगा? पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी एंड ई। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो आंसर करते हैं वो बोलते हैं सर ए पर मैक्सिमम डैमेज होगा, बट ये रॉन्ग आंसर है। कैसे? जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में मैक्सिमम डैमेज एपी सेंटर के नियरेस्ट पॉइंट पर होता है, और एपी सेंटर का नियरेस्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। इसको आप रिसेंट में आए हुए कुछ अर्थक्वेक से एग्जाम्पल को पुटअप कर सकते हैं। जैसे अभी अफगानिस्तान में आया, तो जहां पे मैक्सिमम डैमेज या डिस्ट्रक्शन हुआ, एपी सेंटर उससे 135 किलोमीटर एबव था या दूर था। वहीं जब आपने देखा नेपाल में अर्थक्वेक आया तो काठमांडू में मैक्सिमम डैमेज हुआ, लेकिन एपी सेंटर उससे ऑलमोस्ट 37 किलोमीटर दूर था। यानी जो मैक्सिमम डैमेज होता है नियरेस्ट द एपी सेंटर होता है। यानी कभी भी क्या होगा कि नियरेस्ट पॉइंट पर ही डैमेज होगा, नॉट अ एपी सेंटर। बट अर्थक्वेक वेव फर्स्टली अराइव, सबसे पहले कहां अराइव होती हैं? एपी सेंटर पे। अब आते हैं अर्थक्वेक के कॉज क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, तो फर्स्ट कॉज क्या हो जाएगा हमारा? नेचुरल। नेचुरल कॉज में हमारा कौन सा फैक्टर हो जाएगा बताइए? अर्थक्वेक में पहला हो जाएगा प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट आप जानते हैं हमारी प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट की मूवमेंट होती है, और प्लेट की मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। फर्स्टली होती है जब प्लेटें एक दूसरे के नियरेस्ट आती हैं, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट। दूसरा होता है जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इन्हें बोलते हैं डाइवर्जेंट। थर्ड होता है जब प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म। ये कॉज होते हैं अर्थक्वेक के। नेक्स्ट फैक्टर होता है अर्थक्वेक आने का वॉल्केनिक प्रोसेस। वॉल्केनो, जहां भी वॉल्केनो आते हैं वहां पे अर्थक्वेक का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट जो आते हैं आप देखते हो कहीं भी प्लेट का मूवमेंट होगा, वॉल्केनिक ब्लास्ट होगा, एरप्शन होगा, तो वहां पे अर्थक्वेक आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लैंडस्लाइड। आप देखो माउंटेन पे हैवी लैंडस्लाइड होता है, लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो इस वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। नेक्स्ट होता है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग में क्या होता है? जब कहीं माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, जब कहीं अर्थ क्रस्ट में क्रैक पड़ता है। अब क्रैक कैसे पड़ेगा? यहां पर जब कोई सरफेस एक दूसरे से दूर जाएगी तो वहां पर एक फोर्स काम करेगी जिसे बोलेंगे हम लोग टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स, तो इससे क्या होगा? क्रैक बनेगा। और अगर प्लेटें एक दूसरे के सामने आएंगी तो यहां पर कंप्रेशन फोर्स लगेगा, और इससे क्या होगा? फोल्ड का फॉर्मेशन होगा। और कोई भी अगर फोल्डिंग या फॉल्टिंग बनेगी तो उससे क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा। यहां तक आप समझ गए? अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गए नेचुरल कॉज अर्थक्वेक आने के। अब देखते हैं हम लोग आर्टिफिशियल कॉज क्या है, यानी मैनमेड।
पहला देखेंगे मैन मेड में क्या होता है, न्यूक्लियर टेस्ट। आप देखते हो जो मेजर कंट्री लाइक यूएसए, चाइना, वो लोग न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं और न्यूक्लियर टेस्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इससे अर्थक्वेक के कारण बनते हैं। अर्थक्वेक काफी तेज आते हैं। ऐसे अर्थक्वेक आपको राजस्थान के पोखरण में, यूएसए ने पैसिफिक ओशन में जो एटॉमिक टेस्ट किया था, फ्रांस ने किया था, तो इससे अर्थक्वेक आ जाते हैं जब न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं। ये हो गए मैन मेड। सेकेंड हो गया बिग डैम। आप जानते हो जब बड़े बड़े डैम बनते हैं उसमें लाखों लीटर वाटर स्टोर किया जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो वर्ल्ड का एग्जाम्पल है थ्री गॉर्जेस डैम जो चाइना में है, यांगटेजी रिवर पे। कहा जाता है ये इतना बड़ा डैम है कि इससे अर्थ की रोटेशनल स्पीड पर भी इंपैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कोयना डैम। कोयना डैम कहां पर है, महाराष्ट्र में। और यहां पर इस डैम के वजह से 1993 में अर्थक्वेक आया और जिसमें ऑलमोस्ट 1173 पीपल डाई कर गए। और रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना ब्रह्मपुत्रा रिवर पे एक बिग डैम बना रहा है जिसको नाम दे रहा है मैडॉग डैम। और ये डैम वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम होगा जो 2035 में बनकर तैयार होगा। अब इतने मेजर डैम बनेंगे तो डेफिनेटली हमारे अर्थ पे, हमारे आसपास के रीजन में क्या होगा, माउंटेन अनस्टेबल हो गए, मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर को स्टोर किया जाएगा तो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं, कॉज है, मेन कॉज है, तो उसमें हो जाएगा हमारा माइनिंग। आप देखते हो बड़े बड़े कोल माइनिंग, डायमंड माइनिंग, गोल्ड माइनिंग की जाती है तो वहां पर कई बार माउंटेन या रॉक कोलैप्स कर जाती है। वहीं आप देखोगे ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में आप देखते हो कई बार माउंटेन को ड्रिल करके टनल को डेवलप करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अटल टनल बन रही है जम्मू एंड कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में कई सारी टनल्स बन रही हैं। तो उससे क्या होगा, जब माउंटेन को हम होल करते हैं तो उनकी रॉक काफी फ्रेजाइल होती है, सॉफ्ट होती है, जिससे क्रैक डेवलप होता है और इन फ्यूचर में अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब देख लिया अर्थक्वेक आने के ये कॉज आप इसी तरह मेंस में लिख कर आ सकते हैं डायग्राम बना के, और डायग्राम बना के आएंगे तो बिलीव कीजिए आपको औरों से काफी ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं इस टॉपिक पे। यहां तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब देखते हैं अर्थक्वेक जहां पे आता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोकस। ये मैंने बता दिया आप लोग को, ये रहा फोकस जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। और जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक सबसे पहले फील होता है उसे बोलते हैं हम लोग एपिसेंटर। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। ये हो गया, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे और रिटर्न भी, और इसी को हम लोग हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। वहीं द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और यहां पे क्या लिखा है, फर्स्ट सरफेस पॉइंट टू एक्सपीरियंस अर्थक्वेक वेव, यानी अर्थक्वेक वेव सबसे पहले एपिसेंटर पर फील की जाती है। एक चीज यहां पे लिखा है आइसोसिस्मिक लाइन। आइसोसिस्मिक लाइन का मींस क्या होता है, फॉर एग्जांपल 6.3 मैग्नीट्यूड, 6.3 मैग्नीट्यूड
6.3 सेम मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक आते हैं उनको मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसोसिस्मिक लाइन। यानी सेम इंटेंसिटी का जब अर्थक्वेक आता है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? द लाइन कनेक्टिंग द ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर द इंटेंसिटी इज द सेम, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोसिस्मिक लाइन बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब आते हैं, ये हमने अभी देख लिया आपके सामने, अर्थक्वेक के कॉज क्या होते हैं, फॉल्ट लाइन जहां पे फॉल्ट डेवलप होते हैं, ये हमने जहां पर क्रैक डेवलप होते हैं ये हमने बता दिया आप लोग को पहले ही। इसके अलावा देखेंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। इसलिए पहले मैं अपने डायग्राम बना दे रहा हूं ऑन रिटर्न वाले, क्योंकि एग्जाम में आपको वही बनाने होंगे। तो क्या क्या लिखा है? डाइवर्जेंट प्लेट, जब प्लेट एक दूसरे से फार अवे जाएंगी। कन्वर्जेंट, टू नियरर आएंगी प्लेटें। ट्रांसफॉर्म में क्या होंगे? प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब आते हैं हम लोग अर्थक्वेक वेव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। अर्थक्वेक वेव, देखो अर्थक्वेक वेव 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है बॉडी वेव। बॉडी वेव बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है पी वेव, एक होती है एस वेव। देखिए पी वेव को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव, या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कहने मतलब होगा पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन सेम होगी। इसमें वेव की स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों में ही मूवमेंट कर सकते हैं। वहीं एस वेव को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव, या इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होता है? वेव और पार्टिकल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। वेव की स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड में डिसअपियर हो जाती है और सॉलिड में मूवमेंट करती है। आपसे अर्थक्वेक वेव के फीचर्स अलग से पूछे जा सकते हैं। सेकेंड हो गया हमारा सरफेस वेव। सरफेस वेव भी बेसिकली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एल वेव, एल वेव को हम बोलते हैं लव वेव भी। इसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और सरफेस पे ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मूवमेंट करती है, और ये मियांडरिंग करती है। मियांडरिंग मीन्स मतलब जैसे स्नेक मूवमेंट करता है वैसे मूवमेंट करती है मियांडरिंग। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी आर वेव। आर वेव को बोलते हैं हम लोग रेले वेव। रेलिक वेव बोलते हैं, एंड इसकी स्पीड होती है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये रोलिंग करते हुए मूवमेंट करती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रोलिंग वेव।
अब अगर आपके एग्जाम में इनके डिफरेंस पूछ ले तो ये सरफेस के अंदर मूवमेंट करती है, इसलिए इनको बॉडी वेव बोलते हैं, इनसाइड द अर्थ वर्क करती हैं। एंड सरफेस वेव वर्क करती हैं, इसलिए इनको हम सरफेस वेव बोलते हैं। अब पूछेगा आपके एग्जाम में मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी होती है अर्थक्वेक के लिए, तो अगर ऑप्शन में आपको एल भी मिले और आर भी मिले तो सबसे पहले आप आर टिक करेंगे। आप कहोगे सर क्यों? स्पीड तो इसकी सबसे कम है, लोएस्ट स्पीड है, इसकी स्पीड कम है, तो स्पीड्स के साथ साथ यहां पर वेवलेंथ भी काउंट की जाती है। अब देखो ये हो गई हमारी पी वेव, एस वेव, एल वेव, आर वेव। तो आर वेव की स्पीड भले ही कम है लेकिन इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो मूवमेंट जस्ट लाइक पेंडुलम होता है, इसलिए इसकी स्पीड कम होने के बावजूद ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव है। कौन सी? आर। अगर ऑप्शंस में आपको आर ना मिले तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे एल वेव। ये आर अगर ऑप्शन मिलता है तो सबसे पहले करेंगे आर वेव। अब ये क्या होती है? इनकी स्पीड ज्यादा होती है लेकिन ये अर्थक्वेक को ओरिजिनेट करने में, अर्थक्वेक को फॉर्म्ड करने में इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अब देखते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे हम लोग एक चीज और नोटिस कर लेंगे, रेडॉन गैस। इस गैस का नाम याद रखेंगे, रेडॉन गैस। अर्थक्वेक आने से पहले कुछ सेकंड पहले जो ऑयल ब्लॉक होते हैं, ऑयल वेल होते हैं, यहां से रेडॉन गैस निकलती है और रेडॉन गैस एक इंडिकेटर होता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग। देखो मेन मेड कॉज में क्या है, ये देखिए मेन मेड कॉज में यहां पे देखेंगे माइनिंग है, लार्ज स्केल पेट्रोलियम एक्सक्रिएशन है, आर्टिफिशियल लेक है, रिजर्वर है, न्यूक्लियर टेस्ट है। ये सब कॉज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। देखो यही है कोयना डैम, इस कोयना डैम के रिजर्वर में इतना ज्यादा वाटर स्टोर हो गया कि जब ये क्रैक किया तो उस पूरे रीजन में एक मैसिव अर्थक्वेक आया जिससे बहुत सारे लोगों की लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, आगे चलते हम लोग। डेप्थ के अकॉर्डिंग अर्थक्वेक को हम डिवाइड करते हैं, तो बेस्ड ऑन डेप्थ अर्थक्वेक बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली होता है आपका सैलो अर्थक्वेक। सैलो अर्थक्वेक वे होते हैं जिनकी डेप्थ 0 से 70 किलोमीटर के बिटवीन होती है और वर्ल्ड के 70 to 85% जो अर्थक्वेक होते हैं वो सैलो टाइप के अर्थक्वेक होते हैं। आप देखोगे अभी रिसेंट में जो अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है उसकी डेप्थ कितनी थी? 19 किलोमीटर के आसपास थी। क्योंकि इसकी वजह क्या है, जब सैलो अर्थक्वेक आएंगे तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और एनर्जी लॉस मिनिमम होगी। जब एनर्जी लॉस मिनिमम होगी तो इंटेंसिव वो ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड होते हैं इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। ये होते हैं 70 to 300 किलोमीटर और ये अर्थक्वेक 12 to 15% आते हैं वर्ल्ड वाइड। और सबसे होते हैं डीप अर्थक्वेक, इनकी डेप्थ होती है 300
टू 700 किलोमीटर, और ये ओनली 2 to 5% होते हैं। तो डेप्थ के अकॉर्डिंग अर्थक्वेक को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अर्थक्वेक का मेजरमेंट हम देखते हैं। देखिए, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए 2 स्केल डेवलप किए गए थे। एक था रिएक्टर स्केल, ठीक है। रिएक्टर स्केल को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्केल। एक स्केल होता है मर्केली, मर्केली स्केल। मर्केली स्केल को बोलते हैं इंटेंसिटी स्केल। अब इंटेंसिटी में क्या होता है, डैमेज का मेजरमेंट किया जाता है, और मैग्नीट्यूड में क्या किया जाता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो मर्केली स्केल को डेवलप किया था इटालियन साइंटिस्ट मर्केली ने 1902 में, और ये इंटेंसिटी को मेजर करता है। और इंटेंसिटी में क्या होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं चाइना का। चाइना के बीजिंग में अर्थक्वेक आया 6 इंटेंसिटी का, उससे 1000 ऑफ हाउसेस कोलैप्स कर गए। और सेम 6 इंटेंसिटी का आया थार के डेजर्ट में। तो थार के डेजर्ट में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, कोई बिल्डिंग तो है नहीं, तो वहां पे इंटेंसिटी का मेजरमेंट परफेक्टली नहीं हो पाया। इसलिए आगे चलकर मर्केली स्केल के मेजरमेंट को कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि ये हमें अर्थक्वेक की एक परफेक्ट पिक्चर शो नहीं करता है। बाद में हमने रिएक्टर स्केल को डेवलप किया अमेरिकन साइंट चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने, और ये एनर्जी रिलीज की बात करता है। जैसे हम देख लेंगे, अगर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक चाइना में आता है तो उसकी रिलीज ऑफ एनर्जी और थार के डेजर्ट्स में 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की रिलीज ऑफ एनर्जी सेम होगी। यानी जो मैग्नीट्यूड स्केल है वो रिलीज की बात करते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी की, और रिलीज ऑफ एनर्जी दोनों ही पॉइंट पर सिमिलर होंगे। इसलिए ये परफेक्टली मैथमेटिकल और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया गया। इसको डेवलप किया था चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने, ठीक है। वहीं मर्केली जो स्केल होती है उसमें स्केल की जो इंटेंसिटी होती है, रेंज होती है 1 to 12 होती है। वहीं रिएक्टर स्केल में जो स्केल की रेंज होती है 0 to 9 होती है। अब देखो यहां पर एक चीज समझने वाली है, जैसे 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सोचो 5 to 6 6 to 7, तो इसमें क्या होता है, एवरी नेक्स्ट यूनिट में जब स्केल की रेंज इंक्रीज होती है तो एम्पलीट्यूड की हाइट 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। यानी जो वेव की हाइट है 10 टाइम एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाती है, और जो एनर्जी होती है 32 टाइम इंक्रीज होती है। पॉइंट बी नोटेड, एवरी नेक्स्ट यूनिट टू इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक 10 टाइम फोल्ड
एंड एनर्जी रिलीज ऑफ 32 टाइम इंक्रीज। तो यहां देखेंगे अंडर द रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड स्केल एन इंक्रीज ऑफ 1 स्टेप कॉरस्पॉन्डिंग टू अबाउट 32 टाइम एनर्जी रिलीज होगी, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केल कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 टाइम फोल्ड हो जाएगा। तो जो वेव की हाइट है वो 10 टाइम इंक्रीज करेगी और एनर्जी 32 टाइम। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा और काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं, इसमें एक चीज आती है, एक आता है सिस्मोग्राफ, एक होता है रिएक्टर स्केल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो सिस्मोग्राफ क्या है? मशीन्स है, और इस मशीन के अंदर रिएक्टर स्केल लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफ के अंदर पॉइंटेड है और ये अर्थक्वेक का ग्राफिकल रिप्रेजेंट को शो करता है। यानी अर्थक्वेक के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल। और उस मशीन का क्या नाम है? इसका नाम है सिस्मोग्राफ। अब हम देखते हैं अर्थक्वेक आने पर एनिमल बिहेवियर चेंज हो जाता है। कैसे? आप देखिए, अर्थक्वेक आने पर डॉग का बिहेव चेंज हो जाता है, स्नेक का हनी बी पे। इसकी कॉजेस क्या है, इसके रीजन क्या है? जनरली ज्योग्राफी की बुक्स में इसका आंसर नहीं मिलता, इसका आंसर मिलता है हमें साइंस की बुक में। अगर हम देखेंगे, एक मिनट, इसको हम देखेंगे तो हम जनरली कहते हैं कि एनिमल के 6 सेंस होता है, कितने सेंस होते? नहीं, आपको ध्यान रखना है, आपने ज्योग्राफी साइंस में एक चैप्टर पढ़ा होगा साउंड। साउंड चैप्टर में आपने ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ा होगा। ह्यूमन बीइंग की जो ऑडिबल रेंज होती है वो कितनी होती है? 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है। ह्यूमन बीइंग ना तो 20 से बिलो हियरिंग कर सकता है, ना ही 20,000 से एबव। 20 से नीचे वाले को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव, और 20,000 से ऊपर बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। लेकिन सम एनिमल लाइक बैट, डॉल्फिन, डॉग्स, हनी बी, स्नेक, ये इन साउंड को ऑब्जर्व करते हैं। अब सोचिए, आप अपने बेड पर नाइट में सो रहे हो और सडनली आपका बेड हिल गया, आप सडनली उठ के अवेक हो गए, बैठ गए। आप सोचे हमारे मेरा बेड कौन हिला गया? यानी ह्यूमन बीइंग का नेचर है, अनयूजुअल चीजों से हम डरते हैं। याद कीजिए, हम जब चाइल्डहुड में थे तो हॉन्टेड मूवियों से हम डरते थे। हॉन्टेड मूवियों से हम क्यों डरे? क्योंकि जो घोस्ट होता था उसकी नेक, गर्दन मुड़ जाती थी, वो इनविजिबल हो सकता था, हम आप नहीं होते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग अनयूजुअल एक्टिविटी से डर जाता है। इसी तरह एनिमल भी डर जाते हैं। अब सोचिए, कोई स्नेक अपने होल में सो रहा है, कोई बर्ड्स पेड़ पर रेस्ट कर रहा है, सडनली अर्थ क्रस्ट मूवमेंट की, वाइब्रेशन की, उस वाइब्रेशन की रेंज हमारे कानों तक, हमारे ईयर तक नहीं है, क्योंकि हमारी रेंज नहीं है, लेकिन उस एनिमल तक है। वो अर्थ मूवमेंट की, वाइब्रेशन की, वो सडनली रात को 2 बजे 2 AM डॉग बार्क करने लगा, स्नेक मूवमेंट करने लगा, बर्ड्स साउंडिंग करने लगे। हमें लगा ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं।
एक्चुअल में उनके कानों की वो रेंज थी, हमारे ईयर की वो रेंज नहीं थी, इसलिए हमसे काफी पहले उनका बिहेवियर चेंज हो गया। अगर हमारे ईयर की भी वो रेंज होती तो हम उस बिहेव को नोटिस कर पाते। इसलिए जब एनिमल क्या होता है, जब 15 मिनट 20 मिनट बिफोर जब उसका बिहेव चेंज होता है, अगर उस बिहेव को हम नोटिस करें तो हम अर्थक्वेक को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली उत्तराखंड के ऋषिकेश में अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सेंटर इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, उत्तराखंड इज द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सेंटर। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आप समझ गए, रिसेंटली जो चाइना है, चाइना हनी बी एंड स्नेक पर रिसर्च कर रहा है अर्थक्वेक बिहेवियर को लेकर। अब आते हैं अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। देखिए, अर्थक्वेक सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कहां आता है? यह आता है पैसिफिक ओशन में, और पैसिफिक ओशन में वर्ल्ड के 68% अर्थक्वेक आते हैं एंड वॉल्केनो। क्यों? क्योंकि जो एंडीज रॉकीज से लेकर ये जो पूरी बेल्ट है, ये एक्टिव अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक बेल्ट है, और यहां पर मोर देन 500 एक्टिव वॉल्केनो है। और जब वो एक्टिव वॉल्केनो एरप्ट होते हैं तब यहां पर मैसिव अर्थक्वेक आता है, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। सेकेंड बेल्ट होती है हमारी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इस बेल्ट में वर्ल्ड के 21% अर्थक्वेक आते हैं, और इसी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में हमारा इंडियन अर्थक्वेक जोन आता है। इसी में हमारा हिमालयन बेल्ट आती है। तो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 89% अर्थक्वेक दो बेल्ट में आते हैं। फर्स्ट आता है पैसिफिक बेल्ट में, सेकेंड आता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। देख लेंगे इसमें, ये देखेंगे, इसको बोलते हैं अल्पाइन या हिमालयन बेल्ट। ठीक है, और दूसरा होता है सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट में इसी को हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी। अब हम इंडिया में अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इंडिया में अर्थक्वेक जोन को हम मैपिंग करते हैं तो इसको बेसिकली 4 जोन में डिवाइड किया गया है। कई जगह आपको 5 जोन मिलेगा, लेकिन वो 4 जोन है, क्योंकि जोन 5 है, जोन 4 है, जोन 3 है, जोन 2 है, जोन 1 नहीं है। जोन 5 में कौन सा रीजन आता है? हमारा हिमालयन रीजन आता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर हिमालयन बेल्ट, और भुज का एरिया आता है गुजरात का। ये हाईली सिस्मिक जोन है इंडिया का। सेकेंड आता है 4th जोन, ये आता है दिल्ली वाला एरिया, उत्तराखंड का एरिया। देखो, ये वही एरिया है महाराष्ट्र का कोयना डैम, ये वाला एरिया। यहां पर जोन 4 में। जोन 3rd में आ जाएगा मॉडरेट एरिया, गुजरात, वेस्ट बंगाल और हिमालयन बेल्ट के नीचे वाला एरिया। जोन 2 में लीस्ट एक्टिव पेनिनसुलर इंडिया आता है, यानी इंडिया में सबसे मिनिमम अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी कहां पर है? वो है आपकी साउथ इंडिया, यानी
पेनिनसुलर इंडिया में। और सबसे हाईली सिस्मिक जोन कौन सा है? जोन 5। ये कौन सा है? हिमालयन बेल्ट। हिमालयन बेल्ट है। और गुजरात का भुज रीजन है। तो देख लेंगे यहां पे लेटेस्ट सिस्मिक मैप, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और बताया गया कि इंडिया का 59% एरिया अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। इसको मेंस में आप पुटअप करके आएंगे तो आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। दिस अर्थक्वेक जोनिंग मैप डिवाइडेड इंडिया 5 डिवीजन, यहां 5 दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 5 से स्टार्ट किया है लेकिन जोन है इसके 4 हैं, ठीक है। इंटेंसिटी के बेसिस पे हम देखेंगे इसको, ठीक है। इसके कॉज क्या होते हैं? लैंडस्लाइड होते हैं, एवलांच होते हैं, ठीक है। जब अर्थक्वेक आए तो हमें बचना चाहिए। बहुत तेज अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी की अलर्ट कर दिया जाता है, जैसे जापान वगैरह में फ्लडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारा कॉजेस होता है। और अर्थक्वेक से बचने के लिए हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, पहले से मॉक ड्रिल करना चाहिए, कोई सेफ स्पॉट हो उसके अंदर छिप जाना चाहिए, काउंटर पे अपने हेड को कवर करना चाहिए, फायर वाली चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, ओपन एरिया में हमें जाना चाहिए, अपने आसपास के लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तो चलिए, ये थी आज की हमारी क्लास। होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इस टॉपिक को अच्छे से डील कर लीजिएगा। बाकी हम लोग ऐसे ही पूरे सिलेबस को डीपली कवर करेंगे और इस तरह आपको हम फ्रेमिंग समझाएंगे, डायग्राम बना समझाएंगे, ताकि आप मेंस में भी इसी डायग्राम का यूज कर सकें। क्योंकि डायग्राम बनाने से क्या होते हैं, आपका जो आंसर होता है काफी क्वालिटेटिव हो जाता है और मार्क्स इनहेंस करने में, इंप्रूवमेंट करने में काफी हेल्प मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। क्लास हो गई, ऑफ कर दीजिए।